बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, कुछ हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं और कुछ हमारे पास रिएक्शंस जो हैं बहुत फास्ट होते हैं। तो इसका हमें आइडिया होता है रेट ऑफ रिएक्शन से। तो स्लो रिएक्शन जो है उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास है लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। फास्ट रिएक्शन जो है इसमें कोई भी हमारे पास पेट्रोल है उसको अगर हम आग लगाते हैं तो वो फ़ौरन जल जाएगा, थोड़ी देर में रिएक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल ख़त्म होने के साथ। तो ये फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, और रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उससे हमें जो है क्या मालूम होता है, इससे हमें मालूम होता है कि एक ख़ास मकदार में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, और अगर हमारे पास एक ख़ास टाइम है उसमें हमारे पास कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कैसे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैकेनिज़्म जो है रिएक्शन का वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं किसी रिएक्शन को जो चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है उसका क्या असर होगा, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, कैटलिस्ट किस तरह से जो है रिएक्शन को चेंज कर सकता है। फिर हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं मैकेनिज़्म को। तो उससे हमें क्या फ़ायदा है कि हम लोग जो है वो ऐसे रिएक्शंस जो मिलते जुलते हैं उनमें प्रोडक्ट्स क्या बनेगी वो हम बता सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं, रिएक्शन को हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। और अगर हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे मालूमात हों तो फिर हम रिएक्शंस जो हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना एक ख़ास रिज़ल्ट जो है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है उसको हासिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री की स्टडी जो है उसको हम सिंपल कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिएक्शंस को जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सिंपल रिएक्शन है हमारा, अगर ए जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा। यानी कि दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और जब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग जो है वो दो तरह से लिख सकते हैं इस केस में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है उसकी मकदार कम हो रही है तो उसके लिहाज से ये हो जाएगा माइनस डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल माइनस डेल्टा इंटू ए ओवर डी टी। तो डी फॉर स्मॉल चेंज होता है और डेल्टा जो है ये थोड़ी सी बड़ी चेंज के लिए होता है। और सेकंड जो तरीका है हमारे पास लिखने का वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जो बी है इसकी जो अमाउंट है उसमें इजाफा हो रहा है तो हम लोग जो है वो लिख सकते हैं प्लस डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी, या हम लोग जो है वो लिख सकते हैं कि ये बराबर है प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी। तो ये जो हम लोगों ने नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ किया है इसका मतलब है कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, और प्लस जो साइन हमने यूज़ किया है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि जो बी है हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। तो रेट जो होता है जैसे कोई वेलोसिटी होती है नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड है, ऐसे आप जो है पॉसिबल नहीं है। तो आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से ऊपर हो सकती है। तो रेट भी जो है वो पॉजिटिव ही होना है। तो अब चूंकि जो चेंज आ रही है वो नेगेटिव है, रेक्टेंट के अंदर जो है कमी आ रही है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो आप आगे देखोगे जब भी हम रेट लिखेंगे रेक्टेंट के लिहाज से तो वहाँ पे रेट के लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, और अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे।
तो नेक्स्ट है यूनिट्स क्या है रेट के हमारे पास। तो यूनिट्स हैं रेट के। तो रेट के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कंसंट्रेशन को हम ज़ाहिर करते हैं मोल पर लीटर से या मोल पर डेसीमीटर क्यूब से, और ये हो जाएगा डिवाइड सेकंड से। तो यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग जो है एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं चार तरह से। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज़ इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। तो रिएक्टेंट्स के साथ जो है वो माइनस की सिंबल आनी है, और प्रोडक्ट्स के लिहाज से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो प्लस साइन के साथ डेरिवेटिव ऑफ सी ओवर डी टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज़ इक्वल टू प्लस डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी ओवर डी टी। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें जो है वो उन्होंने N2O5 की डिकम्पोजिशन है। ये डिकम्पोज हो रहा है NO2 और O2 जो है ये बन रही है। तो टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कंसंट्रेशंस को। तो जो N2O5 की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं NO2 और O2 इनकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। तो कैसे हम रेट यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेट मालूम करना है 300 से 400 के दरमियान, जो 100 सेकंड के अंदर रेट है। तो N2O5 के लिए भी मालूम करना है, NO2 के लिए भी मालूम करना है, और O2 के लिए भी करना है। तो हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे। तो वो जो है इस केस में जो है उन्होंने मालूम की है, यहाँ पे लिखी हुई है NO2 के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन 0.0037 मोल है पर 100 सेकंड में। और N2O5 के लिए चेंज आ रही है, तो उसमें कमी आ रही है क्योंकि वो रिएक्टेंट है माइनस 0.0019 मोलर है। और इस तरह से जो है वो O2 के लिए जो है वो वैल्यू है चेंज इन कंसंट्रेशन है 0.0009 मोलर। तो ये हमारे पास जो है चेंज इन कंसंट्रेशन जो है इस ग्राफ से आ रही है। ये ग्राफ जो है टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान है। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो रेट मालूम कर सकते हैं। जो भी चेंज आ रही है कंसंट्रेशन में उसको हम ऊपर लिख लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टाइम से। तो ये हमारे पास जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन जो है उससे हमने मालूम कर लिया जो है वो रेट जो है क्या है रिएक्शन का। तो इस केस में जो है आप देखें, नोट करें कि रेट जो है वो हर एक के लिहाज से डिफरेंट आ रहा है। O2 के लिहाज से रेट डिफरेंट है, और NO2 के लिहाज से रेट डिफरेंट आ रहा है, और N2O5 के लिहाज से जो रेट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो रेट तो रिएक्शन का एक ही होना चाहिए। तो ये हर रिएक्शन के लिहाज से जो है डिफरेंट क्यों आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने इसकी स्टाइकियोमेट्री जो है उसको नोट नहीं किया। तो उसकी जो स्टाइकियोमेट्री है उसको हम देखने जा रहे हैं, और फिर ये रेट जो है वो इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट देखें कि भाई स्टाइकियोमेट्री को हम कैसे देखते हैं। हमने देखना होता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं जो कि रिएक्शन में बन रहे हैं। तो वो जो स्टाइकियोमेट्री होती है जब उसको हम लिखेंगे, तो जो भी वो मतलब कोएफिशिएंट उसका है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का, वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देखें ए के लिए लिखा है -1/n। n जो है इसका कोएफिशिएंट है ये नीचे आ जाएगा इसमें। ऐसे m जो है ये कोएफिशिएंट है b का, तो जब हम रेट लिखेंगे b के लिए तो ये हो जाएगा -1/m। ऐसे c का जो कोएफिशिएंट p है ये नीचे आ जाएगा बटे के। ऐसे ही d का जो कोएफिशिएंट है वो q है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमने इसमें जो है शामिल करने हैं रेट इक्वेशन में। स्टाइकियोमेट्री को शामिल करना है। स्टाइकियोमेट्री को शामिल करेंगे इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल में देखा है, तो फिर जो है वो हमारे पास जो रेट है वो सही आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स जो हैं वो 2-3 समझाई हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें आप देखें कि जो रेट है वो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का ये रिएक्शन है। इसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है।
तो रेट लिखा है जिंक के लिहाज से माइनस साइन आया है, सल्फ्यूरिक एसिड के हिसाब से लिखा है तो वो भी माइनस साइन आया है, और जिंक सल्फेट के लिहाज से लिखा है तो प्लस साइन के साथ है, और हाइड्रोजन के हिसाब से लिखा है तो प्लस साइन के साथ है। अब नीचे वाला जो इसमें सारे मोल्स एक ही मोल है तो वो हमने नहीं लिखे। अब नीचे जो सेकंड रिएक्शन है N2 और हाइड्रोजन के दरमियान अमोनिया की सिंथेसिस जो है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो बटे में आएंगे। अब देखें जो N2 है उसका एक ही मोल है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो साइन उसका नेगेटिव आएगा, ताकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमें, ये हम देखेंगे अभी। और फिर हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट 3 है वो बटे के नीचे आ गया -1/3, और ऐसे अमोनिया का जो है वो जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो वो आ जाएगा 1/2। इस बात का मतलब क्या, ऐसा क्यों हुआ है? तो बात ये है कि अगर N2 का 1 मोल हिस्सा ले रहा है या कंज्यूम हो रहा है 1 मोल, तो उसके हिसाब से जो अमोनिया है उसके 2 मोल बन रहे हैं उसके मुकाबले में। तो वो जो रेट हो जाएगा वो अमोनिया का जो बनने का रेट है, अगर हमने बताना है तो वो उसको हमें हाफ़ करना पड़ेगा, फिर जो है वो हम लोग जो है वो रेट जो है वो बता सकेंगे इस केस में। अब नाइट्रोजन के मुकाबले में जो हाइड्रोजन है ये 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो नाइट्रोजन के गैप होने का रेट और हाइड्रोजन के गैप होने का रेट तो एक जैसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो जब हमने रेट लिखना है इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए सबका रेट। तो फिर हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यानी ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो जब हम लिखेंगे उसके लिए रेट, तो वो उसका कोफिशिएंट जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा उसका। जैसे थर्ड एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडीन और 2HI, तो जो HI है यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रही है इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ HI/dt। तो इस तरह से हम रेट जब मालूम करेंगे तो किसी के लिहाज से भी अगर हम मालूम करेंगे तो रेट हमारे पास सेम आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें उन्होंने ये समझाया है कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है। एवरेज रेट होता है जो कि 2 इंटरवल्स के दरमियान हमने चेक किया हो, उसकी एवरेज हम ले लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस होता है जो कि किसी एक ख़ास इंस्टेंट के ऊपर जो है वो रेट होता है रिएक्शन का, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो रेट है ये हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होता है। तो एवरेज रेट जो होता है उसमें हम डेल्टा साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक जो है वो बड़ा कंसंट्रेशन में जो चेंज है ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है। लेकिन जब किसी इंस्टेंट की बात होगी तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगी वो थोड़ी होगी, और जो टाइम में चेंज होगी वो भी थोड़ी होगी, तो वहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करेंगे सिंबल में। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया है कि रिएक्शन हो रहा है, 2 गैसों का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, NO2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और NO गैस बन रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में उसमें कमी आ रही है। तो किसी भी जो है वो हम 2 टाइम के लिहाज से हम एवरेज भी मालूम कर सकते हैं और किसी ख़ास टाइम पे क्या रेट है वो भी हम बता सकते हैं। तो ये तो हो गया रेट के बारे में। अब हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसमें जो है वो नेचर है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, कि रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है। अगर सोल्यूशन में हो रहा है तो और साफ होगा, अगर वही रिएक्शन जो है सेम रिएक्शन गैस फेज़ में हो रहा है तो वहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी असर पड़ेगा उसका। कंसंट्रेशन जो है अगर हम बढ़ाते हैं आमतौर पे तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो है उसमें ये है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट जो है उसी हिसाब से बढ़ता है। सॉल्वेंट का जो है इफेक्ट हो सकता है, लाइट जो है इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटालिस्ट जो होते हैं ये स्पीड अप करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट तेज़ हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर हमारे ज़हन में होने चाहिए। तो सबसे जो अहम फैक्टर है वो कंसंट्रेशन का फैक्टर है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्शन की, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और गुडबर्ग और वैग 1867 में जो है इन्होंने कहा कि रेट किसी भी रिएक्शन का जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के या मोलर कंसंट्रेशन के। अगर जो है वो 2 रिएक्टेंट्स हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दी एक्टिव मासेस, और जो भी इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर्स बन जाएंगे जब हम लिखेंगे रेट इक्वेशन।
तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। इनके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हैं एन और बी, एन और एम। तो रेट इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट एन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट एम। और जब हम जो है वो लिखेंगे रेट इक्वेशन इक्वल, तो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, और ये बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एम। तो जो के है इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, बाज़ दफ़ा इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि जब हमारे पास जो कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की वो यूनिटी हैं, 1 मोल है, तो फिर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर होता है रेट कांस्टेंट के या वेलोसिटी कांस्टेंट के। अच्छा, अब हम लोग जो है वो किसी भी रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है ये क्या होती है, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसके लिए हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो उसको रेट लॉ कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं या रेट एक्सप्रेशन कह देते हैं बाज़ दफ़ा। तो उसको हमने देखना है। और रेट कांस्टेंट के बारे में क्या है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं रिएक्टेंट्स की 1 मोल, तो 1 मोल जो है ज़रब होके 1 ही आ जाएगा, तो रेट बराबर हो जाएगा के, ठीक है। तो उसे अब हम कहेंगे कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बराबर हो गया है वेलोसिटी कांस्टेंट के। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं के की, हर रिएक्शन का जो है के की वैल्यू जो है डिफरेंट होती है, और के से जो हमें आइडिया होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, और ये जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो के की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे हमने देखी हैं, तो वही यहाँ पे जो है वो दोबारा दिखाई गई हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन NO2 के साथ CO2 और NO बन रहा है, N2O5 की डीकम्पोजिशन है, NO2 और O2 बन रहे हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन है आयोडीन के साथ, HI बन रहा है। तो कोई भी हम एग्जांपल जो है लेके देख सकते हैं, उसके लिए फिर हम लोग जो है रेट लिख सकते हैं। और हमने देखना क्या है कि जो उसके कोफिशिएंट हैं, जब हम रेट लेंगे तो वो जो कोफिशिएंट होगा वो बटे में जो है आएगा उसके साथ। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का सम। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेट इक्वेशन हमने लिखी है, तो जो पावर्स हैं वो हैं m और n, इन दोनों का जो सम होगा ये हमें देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम दोनों को जमा करते हैं तो जवाब अगर 0 आता है तो वो उससे हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जमा करने पे हमारे पास जवाब आता है 1, उसे कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर जवाब आता है 2 तो उसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आता है 3 तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन उसे कहेंगे। 4 ऑर्डर वाले रिएक्शन बहुत अनकॉमन होते हैं, रेयर होते हैं, और उससे ऊपर वाले जो हैं वो उससे भी रेयर हैं। तो मालिकुलरिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स होते हैं मालिक्यूल के, जो मालिक्यूल होते हैं उनकी तादाद होती है एक रिएक्शन के अंदर, एक स्टेप के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक ही मालिक्यूल ले रहा है उसे कहते हैं यूनिमालिक्यूलर। अगर 2 मालिक्यूल एक स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं उसे कहते हैं बाई मालिक्यूलर। अगर 3 ले रहे हैं तो टर मालिक्यूलर, और इससे ऊपर वाले जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एग्जांपल दी है कि भाई N2O5 की डीकम्पोजिशन है, तो ये डीकम्पोजिशन जो है ये 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हमारे पास बनता है NO2 गैस और बनता है NO3। तो ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसे हम कहते हैं। और फिर जो NO3 बना है ये रिएक्ट करता है N2O5 से, और हमारे पास बनता है O2 और NO2। तो NO3 जो है ये यहाँ पे इंटरमीडिएट है जो कि रिएक्शन के दौरान बना है फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में इस्तेमाल हो गया है। तो जब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे ऐड करके, तो NO3 जो है वो चूँकि दोनों साइड पे आ रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी NO3 आ रहा है और रिएक्टेंट्स में भी NO3 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो N2O5 की डीकम्पोजिशन जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है और O2 आ रहा है। तो मालिकुलरिटी जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, उसकी मालिकुलरिटी 1 है, और जो फास्ट स्टेप है उसकी मालिकुलरिटी 2 है। अब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
और मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिकुलर रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ, और मालिकुलरिटी जो होती है ये होते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ इन्वॉल्व्ड इन ए सिंपल रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। मालिकुलरिटी जो है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसकी वैल्यूज़ अशारियों में फ्रैक्शनल हो सकती हैं, जबकि मालिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होता है, 1 2 3 होगा, अशारियों में नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, मालिकुलरिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कंडीशंस चेंज करने से चेंज हो सकता है, लेकिन मालिकुलरिटी जो होती है ये कंडीशंस चेंज करने से चेंज नहीं होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें कई स्टेप हैं, तो जो स्लो स्टेप होता है उससे मालूम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप की जो मालिकुलरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई जो है यानी हर स्टेप की अपनी अपनी मालिकुलरिटी होती है, डिफरेंट मालिकुलरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज हम लोग जो है बात करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।